ईरान में फिर तख्ता पलट की कोशिश की खबरें हैं। हर हफ्ते नई खबरें आ रही हैं और नेतृत्व में अफरा तफरी है। जब तक ईरान तय नहीं करता कि देश चला कौन रहा है, बातचीत बेकार है। आर्थिक संकट भी हर दिन बढ़ता जा रहा है। चलिए नई रिपोर्ट से शुरू करते हैं। ये रिपोर्ट ईरान इंटरनेशनल की है। ईरान के राष्ट्रपति पेस्कजान और संसद अध्यक्ष खलीफाफ विदेश मंत्री अरगाची को हटाना चाहते हैं क्योंकि उन पर परमाणु वार्ता में सरकार को बिना बताए IRGC कमांडर के निर्देश मानने का आरोप है। अब आप में से कुछ को याद होगा, शुरू में जब पाकिस्तान में बातचीत हुई थी तो संसद अध्यक्ष नेता थे। वह उस वार्ता टीम के नेता थे जो ईरान की ओर से पाकिस्तान गई थी। लेकिन जब वे तेहरान लौटे तो ऐसा लगता है कि IRGC ने संसद अध्यक्ष से वार्ता संबंधी अधिकार छीन लिए और फिर विदेश मंत्री वार्ता टीम के एकमात्र नेता बन गए। और ये हमने तब देखा जब विदेश मंत्री पिछले हफ्ते अमेरिका को नया समझौता देने पाकिस्तान लौटे, अध्यक्ष नहीं गए। अब हमें ये रिपोर्ट मिल रही है। इससे यह अटकलें लगाई जा रही है कि शायद खलीफाफ को वार्ता टीम से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वह IRGC की बात सुनने को तैयार नहीं थे, या शायद इसलिए कि वह वार्ता के दौरान बहुत ज्यादा रियायत देने को तैयार थे। अब ये याद रखना जरूरी है कि खलीफाफ जो ईरान में संसद के अध्यक्ष हैं, वो बहुत लंबे समय से सत्ता की चाहत रखते आए हैं। उन्होंने 3 बार ईरान के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और मुझे लगता है हर बार हार गए। अब लगता है कि जो उन्हें नियंत्रित कर रहे थे वे या तो मर चुके हैं या छुपे हैं। ये उनका मौका हो सकता है कि वे ईरान के भविष्य में केंद्रीय व्यक्ति बने। और यही वजह है कि वो वही व्यक्ति है जिनसे संयुक्त राज्य अमेरिका तब से बातचीत कर रहा है जब से अली लारज़ानी की एक हमले के दौरान हत्या कर दी गई थी। अब लगता है उन्हें सत्ता से बाहर किया जा रहा है और वे ईरानी राष्ट्रपति के साथ मिलकर जवाबी लड़ाई लड़ रहे हैं। राष्ट्रपति पेस्कजान ने करीबी लोगों से कहा कि अगर विदेश मंत्री अरगाची रवैया नहीं बदलते तो उन्हें राष्ट्रपति खुद बर्खास्त कर देंगे। अब इस रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प हिस्सा इसके आने का समय है। ये उसी दिन आया जब ईरान ने पाकिस्तान के जरिए, जो वार्ता में मध्यस्थ है, अमेरिका को नया शांति प्रस्ताव सौंपा। अब शांति प्रस्ताव के बारे में बात करने से पहले सभी को एक छोटी सी याद दिला दूं कि नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। ये वाकई में हमें एल्गोरिदम में मदद करता है और हमें ऐसे वीडियो बनाते रहने में सहायता करता है। अब आइए उस नए शांति प्रस्ताव के बारे में बात करते हैं जो कल सामने आया। मेरा मानना है कि ये मान लेना गलत नहीं होगा कि ये प्रस्ताव IRGC के करीबी लोगों या शायद खुद IRGC से आ रहा है। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक ईरान ने गुरुवार देर रात यह प्रस्ताव सौंपा। अब अमेरिका आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहा है। यह दूसरा शांति प्रस्ताव है जो ईरान ने पिछले 2 हफ्तों में संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंपा है। पहला प्रस्ताव जिसके बारे में हमने बात की थी सप्ताह की शुरुआत में आया था। ईरान ने प्रस्ताव में कहा था अगर अमेरिका नाकाबंदी हटाए तो वे होर्मुज जलडमरू मध्य खोलकर युद्ध खत्म करेंगे, लेकिन वे परमाणु मुद्दों पर बातचीत को बाद के लिए टालना चाहते थे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्पष्ट रूप से उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उस प्रस्ताव के बाद अमेरिका ने जवाबी प्रस्ताव पेश किया। ये जवाबी प्रस्ताव विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से आया, जिन्होंने ईरान को संशोधन सूची भेजी और परमाणु मुद्दा फिर मसौदों में शामिल किया। हमें सभी प्रस्तावों और जवाबी प्रस्तावों की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ शर्तें जरूर मालूम हैं जो अमेरिका ने ईरान को भेजी थी। उनमें से एक शर्त यह थी कि ईरान को यह वचन देना होगा कि वह अपने किसी भी परमाणु केंद्र में जमीन के नीचे दबाए गए समृद्ध यूरेनियम को कहीं और नहीं ले जाएगा। दूसरी शर्त थी कि बातचीत के दौरान ईरान किसी परमाणु स्थल का पुनर्निर्माण नहीं करेगा। ये तो काफी स्पष्ट है। कोई नहीं चाहता कि ईरान उस संवर्धित यूरेनियम का थोड़ा सा हिस्सा कहीं छुपा दे ताकि बाद में वह परमाणु बम बना सके, जबकि बातचीत में अपने परमाणु इरादों को छोड़ने की बात कर रहा हो। सौभाग्य है कि ईरानी समाज में इजरायली जासूसों की इतनी गहरी घुसपैठ हो गई है। अगर ईरान संवर्धित यूरेनियम स्थल के आसपास कोई चालाकी करने की कोशिश करता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका को इसकी बहुत जल्दी जानकारी मिल जाएगी और इसका मतलब होगा कि युद्ध तुरंत फिर से शुरू हो जाएगा। और निश्चित रूप से इसके अलावा अमेरिका के पास ईरानी परमाणु स्थलों की उपग्रहों तक पहुंच और उपग्रह तस्वीरें भी है। अगर वे देखते हैं कि वहां भारी उपकरण खुदाई के लिए लाया गया है
तो आप समझ सकते हैं कि ईरान क्या करने की कोशिश कर रहा है, और निश्चित रूप से इसका मतलब होगा कि बातचीत रद्द कर दी जाएगी। अब बातचीत की बात करें तो राष्ट्रपति ट्रंप ने कल इसका जिक्र किया था। मुझे लगता है उन्होंने यह बयान तब दिया जब ईरान ने अपना जवाबी प्रस्ताव पेश नहीं किया था। फिर भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। वाकई शानदार, हाँ, और ये आगे भी जारी रहेगा। देखिए, देश बहुत अच्छा कर रहा है और ये सब एक सैन्य अभियान के बावजूद है। मैं इससे युद्ध नहीं कहता। क्या आप सैन्य अभियान को ही पसंद करेंगे? हम वाकई, मेरा मतलब है ईरान समझौता करने के लिए बेताब है। मैं आपको बस इतना ही बता सकता हूं। मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन वे परमाणु शक्ति नहीं बन सकते। इसके अलावा लेकिन उनकी नौसेना खत्म हो चुकी है, उनकी वायुसेना खत्म हो चुकी है, किसी भी तरह के उपकरण का लगभग हर हिस्सा खत्म हो चुका है। आप जानते हैं उनके ड्रोन कारखाने लगभग 82% तक बंद हो चुके हैं और उनके मिसाइल कारखाने लगभग 90% तक बंद हो चुके हैं और उनकी कई मिसाइलें नष्ट कर दी गई हैं। उन्होंने कुछ का इस्तेमाल किया, लेकिन हमने जितनी उन्होंने इस्तेमाल की उससे ज़्यादा नष्ट कर दी, और जो हुआ है वो वाकई में हैरान करने वाला है। वे अब समझौता करना चाहते हैं। हालांकि कुछ लोग इसे युद्ध की स्थिति मानते हैं, लेकिन आज शेयर बाजार ने नया उच्चतम स्तर छू लिया। S&P आसमान छू रहा है। वे सभी, मेरा मतलब है वे सब आसमान छू रहे हैं। ये नया मसौदा राष्ट्रपति ट्रंप की सेकंड कमांडरों और अन्य सैन्य कमांडरों के साथ बैठक के एक दिन बाद आया, जिसमें अमेरिकी सेना के विकल्पों पर चर्चा हुई। उन्होंने ईरान पर कम समय में होने वाले शक्तिशाली हमलों की लहर की योजना पर चर्चा की, ताकि बातचीत का गतिरोध टूट सके। यूएस सेंट्रल कमांड के एडमिरल ब्रैड कूपर ने पेंटागन से ना की डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइलों को मध्य पूर्व भेजने का अनुरोध किया, ताकि युद्ध फिर से शुरू होने पर उनका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया जा सके। इस मिसाइल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ईरान ने अपने कई मिसाइल लॉन्चर ऐसे इलाकों में तैनात कर दिए हैं जो अमेरिकी प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइलों की रेंज से बाहर है। इनकी रेंज लगभग 300 मील है और ईरान ने अपने लॉन्चर उस 300 मील की रेंज के बाहर तैनात नहीं किए हैं। लेकिन यह नई मिसाइल डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल लगभग 1700 मील की रेंज रखती है, लेकिन यह एक बहुत ही गुप्त मिसाइल है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे पहले कभी युद्ध में नहीं इस्तेमाल किया, इसलिए कई जानकारियां अभी भी गोपनीय हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अफवाह है कि अमेरिका के पास सिर्फ 8 ऐसी मिसाइलें हैं। इन्हें चीनी और रूसी उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों के खिलाफ लड़ने के लिए लॉकहीड मार्टिन ने बनाया था। प्रत्येक मिसाइल की कीमत लगभग $15 मिलियन है और इन मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल होने वाली बैटरी की कीमत लगभग $2.7 बिलियन प्रति बैटरी है। अगर युद्ध दोबारा शुरू हुआ तो ये मिसाइलें किसी भी वायु रक्षा प्रणाली या लॉन्चर को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल होंगी, जिनकी जानकारी अमेरिका को है। और फिर निश्चित रूप से अमेरिका बहुत जल्दी ईरान के अंदर वायु श्रेष्ठता स्थापित कर लेगा। हाल ही में कई सीनेटरों को रक्षा विभाग ने बंद दरवाजे के पीछे गोपनीय ब्रीफिंग दी, जिसमें युद्ध फिर से शुरू होने पर योजनाएं साझा की गई। यह निश्चित रूप से जरूरी नहीं कि यही होने वाला है, लेकिन इसका मतलब है कि अगर बातचीत आगे नहीं बढ़ती है तो अमेरिका के पास कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं। ठीक है, सीनेटर ब्लूमेंथल इस बैठक का हिस्सा थे और उन्होंने बैठक के खत्म होने के बाद कुछ जानकारियां साझा की। सुनिए। हमने आपको थोड़ी देर पहले बहस में देखा था सेनेटर, राष्ट्रपति को सैन्य विकल्पों की जानकारी दी गई है, जैसा कि हमें पता चला है। आपने क्रिश्चियन की रिपोर्टिंग सुनी। रक्षा सचिव और मार्को रूबियो अभी भी वहां है। हमारे अनुसार ये ईरान पर कई कम अवधि के लेकिन शक्तिशाली हमलों की श्रृंखला थी, जिसमें हॉर्मुज जलदमरूमध्य के हिस्से पर कब्जा और अमेरिकी जमीनी सैनिकों की भागीदारी भी संभव है। क्या आपको लगता है यहाँ अभी कोई स्पष्ट रणनीति है जब आप सुनती हैं कि राष्ट्रपति के सामने आज रात विकल्प पेश किए जा रहे हैं? रॉन, वास्तव में कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है, जो आज सचिव हेग्सेफ के साथ हुई सुनवाई में बहुत साफ और ठोस तरीके से सामने आई। और ये राष्ट्रपति की टिप्पणियों में भी झलकता है, जो कभी बातचीत के लिए खुले नजर आते हैं और फिर अचानक उसे पूरी तरह से बंद कर देते हैं और सभ्यताओं के विनाश की धमकी देने लगते हैं। मुझे जिन ब्रीफिंग्स और अन्य स्रोतों से जानकारी मिली है, उससे मेरा यही आभास है कि एक आसन्न सैन्य हमला पूरी तरह से विचाराधीन है। ये बहुत ही परेशान करने वाली बात है, क्योंकि इसमें अमेरिकी बेटे बेटियों को खतरे में डालने
और भारी संख्या में हताहत होने की संभावना है। इस युद्ध में आर्थिक लागतों ने ईरानी अर्थव्यवस्था को तबाह किया है। सुनिए वित्त सचिव ने कल क्या पोस्ट किया। ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी के चलते ईरानी मुद्रा अपने सबसे निचले स्तर पर है। ईरानी लोग एक ऐसे युग के हकदार हैं जो भ्रष्ट ईरानी शासन नहीं दे सकता। उनके तेल उद्योग के बंद होने और मुद्रा के गिरने के साथ अब समय आ गया है कि ईरानी शासन ये स्वीकार करे कि ईरान के लोग उससे कहीं बेहतर के हकदार हैं जितना ये शासन दे सकता है। जैसा कि हमने कल चर्चा की थी, अर्थव्यवस्था खुलने से महंगाई काबू से बाहर हो गई है। युद्ध विराम के बाद अर्थव्यवस्था कुछ हद तक खुली है, लेकिन महंगाई 50% से ज्यादा हो गई है और लोगों को जिंदगी बेहतर होने की उम्मीद नहीं है। स्थिति इतनी खराब होती जा रही है कि कंपनियां कह रही है कि वे सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए लोगों को नौकरी से निकालना शुरू कर देंगी। इसी दौरान खाने पीने की चीजें, तेल, गैस जैसी बुनियादी जरूरतों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों की तनख्वाह या तो खत्म हो रही है या कम होती जा रही है। क्योंकि भले ही अर्थव्यवस्था फिर से खुल रही है, लेकिन वह फल फूल नहीं रही है और महंगाई तो लोगों की बचत की खरीद क्षमता को खत्म ही कर रही है। सुनिए, इसके बारे में और जानकारी दी जा रही है। अब तक ईरान ने इस युद्ध के लिए जो कीमत चुकाई है देखें। शांतिपूर्ण समय में हॉर्मुज़ जलदमरू मध्य के जरिए उनके कुल व्यापार का 80% से भी ज्यादा, जिसमें उनका तेल, खाना और पानी शामिल है, हॉर्मुज़ जलदमरू मध्य से होकर जाता था। समुद्री व्यापार उसका 90% अब रुक चुका है। ठीक है, रोजाना आर्थिक नुकसान लगभग $45 करोड़ प्रतिदिन है। इसके अलावा महंगाई साल दर साल 67% बढ़ गई है और इस समय अमेरिकी डॉलर ईरानी मुद्रा को पूरी तरह से दबा रहा है। ईरान के लिए आर्थिक पतन एक टाइम बम बन गया है, जहां अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना और प्रतिबंध हटाना जरूरी है ताकि जनवरी जैसे विरोध प्रदर्शन फिर से न हो। गटर की पाइप में रहने वाले चूहों के लिए यह जानना बहुत मुश्किल होता है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। ईरानी नेतृत्व के लिए भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि वे सचमुच अंधेरे में बैठे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का हॉर्मुज़ जलदमरू मध्य पर पूरा नियंत्रण है। वहां विदेशी मुद्रा यानी अमेरिकी डॉलर की भारी कमी है। खाने पीने की चीजों और पेट्रोल डीजल की राशनिंग लागू है। पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आपके खिलाफ है। जब तक 27 फरवरी से पहले जैसी नौवहन स्वतंत्रता नहीं मिलती, नाकाबंदी जारी रहेगी। ये थोड़ा उलझन भरा है, क्योंकि करीब 2 हफ्ते पहले ईरानी विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि हम हॉर्मुज़ जलदमरू मध्य खोलेंगे। अब जाहिर है उस घोषणा का यह मतलब नहीं था कि उन्होंने हॉर्मुज़ जलदमरू मध्य को खोल दिया, लेकिन उस घोषणा के कुछ ही मिनट बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने भी सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि अरे, ईरान के हॉर्मुज़ जलदमरू मध्य खोलने के बावजूद अमेरिका की नाकाबंदी जारी रहेगी। अब उनके प्रशासन कह रहा है कि अगर ईरान हॉर्मुज़ जलदमरू मध्य खोलेगा तो अमेरिका नाकाबंदी हटा देगा। मेरे लिए ऐसा लगता है कि कोई न कोई समझौता बहुत जल्द घोषित किया जाएगा। ईरान नाकाबंदी हटने पर हॉर्मुज़ जलदमरू मध्य खोलना चाहता है, पर परमाणु मुद्दे पर वार्ता नहीं चाहता। मुझे लगता है कि अमेरिका परमाणु मुद्दे पर रियायतें चाहता है, जिससे नाकाबंदी हटेगी और हॉर्मुज़ जलदमरू मध्य खुलेगा। ईरानी दृष्टिकोण से देखें तो वे सच में चाहते हैं कि नाकाबंदी हट जाए। आप बहस कर सकते हैं कि ईरानी तेल उद्योग पर नाकाबंदी का असर दिखने में कितना समय लगेगा, लेकिन इससे बुरा असर हो रहा है, ये नकारा नहीं जा सकता। यह स्पष्ट है कि ईरान को एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। शायद ये अब से 2 महीने बाद या 2 हफ्ते बाद सामने आए। सटीक समय रेखा किसी को नहीं पता सिवाय ईरानी नेतृत्व के, और निश्चित रूप से वे इसके बारे में पारदर्शी नहीं होना चाहते, क्योंकि तब दूसरी तरफ को ठीक ठीक पता चल जाएगा कि ईरान के हताश होने से पहले उन्हें नाकाबंदी कितने समय तक जारी रखनी है। तो देखते हैं क्या होता है। कल राष्ट्रपति ट्रंप से ईरान में जारी फांसियों पर सवाल किया गया था। उनका बयान सुनिए। आपने पहले भी अपने ईरान में नए शासन की बात की है, लेकिन मैं रोज़ाना ईरानियों से बात करती हूँ और वे मुझे बताते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उन्हें मारा है, फांसी दी है, उनका दमन किया है। मैंने ब्लैकआउट में भी उनसे बात की थी। वे चाहते थे कि मैं आपसे ये सवाल पूछूं। दूसरा, विदेश मंत्री मार्को रूबियो इसमें क्यों नहीं है? अरे, वे पूरी तरह शामिल हैं। मार्को उनसे हर समय बातचीत करते हैं। अब देखिए, ईरान ने पिछले 2 महीनों में 42,000 लोगों को मार डाला जो प्रदर्शनकारी थे। वे 8 महिलाओं को मारने वाले थे जिनकी जान मैंने बचाई,
और मैं इसकी सराहना करता हूं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैंने उनसे ऐसा ना करने के लिए कहा था, उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे महिलाओं को फांसी देने की तैयारी कर रहे थे। वे 8 खूबसूरत महिलाओं को फांसी देने वाले थे, जिसने बहुत से लोगों का ध्यान खींच लिया। लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। आप जानते हैं, ये अकल्पनीय था। आपने उन 8 खूबसूरत लोगों को देखा था और उन्हें उसी शाम फांसी दी जाने वाली थी। ये 1 हफ्ता पहले की बात है। और मैंने बहुत जल्दी फ़ोन उठाया और कहा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, पूरी दुनिया देख रही है, ऐसा मत करो। उन्होंने ऐसा नहीं किया, मैं इसकी सराहना करता हूँ। 4 को रिहा किया गया, बाकी 4 को 1 महीने में रिहा किया जाएगा। वे उस रात फांसी के लिए तैयार थे। तो वे सख्त रुख अपनाते हैं, आप जानते हैं। उन्होंने उस पहलवान को ख़त्म कर दिया जिसे उन्होंने मार डाला। उन्होंने उसकी बाकी टीम के साथियों को मार डाला। वो भी एक विश्व चैंपियन पहलवान था। वो एक महान पहलवान था, बहुत प्रतिभाशाली पहलवान था। उन्होंने उसे मार डाला क्योंकि उसने विरोध किया था। उसने बोला था, वो कुश्ती नहीं कर रहा था। उसने जो किया वो था कि उसने शासन के खिलाफ बोला और उन्होंने उसे मार डाला। उन्होंने उसे दोस्तों के साथ फांसी दी। उन्होंने 42,000 लोगों को मार डाला। जब आप कहते हैं कि वे कहते हैं मैं भी वही करता हूं, तो ऐसा नहीं है। मैं देश को एक खास तरीके से बचाने की कोशिश कर रहा हूं और किसी ने भी ऐसा कभी नहीं देखा है। सोचिए जरा, उन्होंने 42,000 निर्दोष बिना हथियार वाले लोगों को सिर्फ विरोध करने के लिए मार डाला। 42,000। कहते हैं असली संख्या इससे ज्यादा है। ये समूह खतरनाक है, पर हमने इन्हें बुरी तरह हरा दिया और उनकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह तबाह है। तो देखते हैं कि वे कितने समय तक टिक पाते हैं। देखते हैं।